दुनिया का अटल नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो इस दुनिया में अस्तित्व में है उसको भी एक दिन मिटना ही होगा। राजवंश, वंश या चाहे कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उनकी मृत्यु तो आ ही जाती है। एक दिन ऐसा ही हुआ भारत के सबसे बड़े वंश मुगल वंश के साथ। एक समय था जब मुगल वंश की इस पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, लेकिन समय के साथ ही मुगल वंश की आयु घटती गई। 500 वर्ष तक भारत पर राज करने के बाद मुगल वंश का पतन हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार आपके सामने एक और ऐतिहासिक विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे कि मुगल वंश का पतन कैसे हुआ, वे कौन से कारण थे जिनके कारण मुगल साम्राज्य ढह गया। मुगल वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण मुगल सम्राट की दुर्बलताएं थी। मध्ययुगीन साम्राज्य मात्र सम्राटों की योग्यता पर टिका हुआ था। यदि सम्राट योग्य और चरित्रवान होता तो साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त होता, किंतु औरंगजेब के उत्तराधिकारी न तो योग्य थे और न ही चरित्रवान। अब वे तलवार के स्थान पर स्त्री और शराब से अधिक लगाव रखने लगे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम को तो लोग मस्त राजा ही कहा करते थे। जहांगीर शाह अपनी प्रेयसी लाल कुंवर के प्रेम में ही डूबा रहता था। बरखुशियर के समान तो मुगल वंश में कोई डरपोक शासक हुआ ही नहीं। अहमद शाह और उसके उत्तराधिकारी तो सर्वथा निकम्मे व पथभ्रष्ट थे। फलस्वरूप साम्राज्य की शक्ति स्वार्थी और षड्यंत्रकारी लोगों के हाथों में चली गई, जिन्होंने साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन का एक और कारण मुगल सामंतों का नैतिक पतन था। जिस प्रकार मुगल सम्राटों का नैतिक पतन हो चुका था, उसी प्रकार उनके सामंतों का भी नैतिक पतन हो गया। सामंतों में राजभक्ति और कर्तव्य प्रणता लोप हो गई और स्वार्थी एवं विलासी हो गई। यदि कोई सामंत योग्य भी था तो वह स्वार्थी भी होता और राज्य के प्रति वफादार नहीं होता। सैयद बंधु, अवध का सूबेदार सफदरजंग और दक्षिण का सूबेदार निजाम यद्यपि योग्य थे, किंतु वे अत्यधिक स्वार्थी भी थे और उन्होंने मुगल बादशाहों को केवल अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बना दिया। सम्राट के साथ साथ सामंतों में विलासिता बढ़ गई। उनके रनिवासों में भी सुंदर स्त्रियों की भीड़ रहने लगी। वे युद्ध क्षेत्र में भी अपना रनिवास साथ रखने लगे और शराब के आदी हो गए। मुगल वंश के पतन में दोषपूर्ण सैनिक प्रणाली ने भी पूरा सहयोग किया। मुगल सेना का मौलिक संगठन दोषपूर्ण था। इसकी अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग मनसबदारों द्वारा भर्ती की जाती थी और उसी की देखरेख में कार्य करती थी। सैनिकों को शाही खजाने से वेतन न मिलकर मनसबदारों द्वारा चुकाया जाता था। अतः सम्राट और सिपाही में कोई सीधा संबंध नहीं रह गया था। सैनिक अपने मनसबदारों का अपना सरदार मानते थे, अतः अपने मनसबदार के हितों के लिए शत्रु से घूस लेकर सम्राट से विश्वासघात करना साधारण बात थी। इससे मुगल सेना का नैतिक पतन हो गया। सम्राट की कोई सुदृढ़ सेना नहीं रह गई थी जिस पर वो अपना अधिकार रख सके। मुगलों की क्षीण आर्थिक स्थिति मुगल वंश के पतन का कारण बन गई। अकबर ने जिस पक्षपात रहित नीति का अवलंबन किया था, उसने देश समृद्ध हुआ और सरकार की आय में भी वृद्धि हुई, किंतु उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में आर्थिक ढांचा बिल्कुल बिगड़ने लग गया। सरकार ने उत्पादकों पर कर का इतना बोझ लाद दिया कि वे बिल्कुल दब गए। अकबर के काल में भू लगान सीधा किसानों से लिया जाता था, किंतु उसके पुत्र और पौत्र के शासनकाल में यह पद्धति समाप्त कर दी गई और औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों के काल में तो यह प्रथा लगभग समाप्त कर इसके स्थान पर ठेकेदारी प्रथा जारी कर दी गई, जिससे किसानों का शोषण भी हुआ और सरकारी आय में भी कमी हुई। देश के आय के साधनों को देखते हुए मुगल सम्राटों की फिजूल खर्ची ने देश को रसाताल में भेज दिया। मुगल वंश के पतन का एक कारण उत्तराधिकारी नियमों का अभाव भी था। मुगल काल में उत्तराधिकार का कोई सामान्य नियम नहीं होने के कारण साम्राज्य में गृह युद्ध चलते रहते थे। हुमायूं का अपने महत्वाकांक्षी भाइयों से झगड़ा रहा और जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित किया। फलस्वरूप हुमायूं को भी अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। यद्यपि अकबर की गद्दीनशीनी निर्विरोध हुई थी और इसका कारण उसका सौतेला भाई मिर्जा हाकिम का शिशु रहना था, लेकिन मिर्जा हाकिम के वयस्क होने पर उसने भी मुगल सम्राट बनने का प्रयत्न किया और अकबर को उसके विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी। अकबर के पुत्र सलीम ने भी परिपक्व होने पर मुगल सिंहासन प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया और उसके विरुद्ध उसे सेना भेजनी पड़ी। अकबर का उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए जहांगीर के पुत्र खुसरो ने भी विद्रोह किया। शाहजहां के उत्तराधिकार के लिए तो उसके जीवन काल में उसके पुत्रों में इतना भीषण युद्ध हुआ कि सारा उत्तर भारत इस युद्ध से कांप उठा। इसके बाद तो मानो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना एक परंपरा ही बन गई। मुगलों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी मुगल वंश के पतन का कारण बन गई। प्रोफेसर जगदीश चंद्र की मान्यता है कि मध्यकालीन आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ही मुगलों के पतन का मूल कारण है।
अकबर के शासनकाल को छोड़कर मुगल सम्राट अपने केवल 2 कर्तव्य समझते थे: देश के भीतर शांति सुरक्षा रखना एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना तथा लगान वसूल करना। इस कारण देश में उद्योग धंधों व व्यापार की विकास की गति अत्यंत धीमी रही। दक्षिण के दीर्घकालीन युद्धों के कारण तो वाणिज्य व्यापार तथा उद्योग बिल्कुल समाप्त हो गए और धीरे धीरे भारत विश्व के विकासशील देशों से पीछे रह गया। उद्योग एवं व्यापार की अवनति के कारण देश की समृद्धि भी पतोन्मुख हो गई, जिससे घूसखोरी और अत्याचार का बाजार गर्म हो गया। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ता गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।